हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 9th क्लास के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या भारत का भौतिक स्वरूप है। ठीक है, यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप को अध्ययन करेंगे। यह देखते हैं कि किस तरीके से इसको बांटा गया है भौतिक आधार पर, यानी कि कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं नदियाँ मैदान बनाती हैं, तो कहीं क्या होता है कि रेगिस्तान है। इस प्रकार से भारत को किस रूप में बांटा गया है हम उसको देखेंगे भौतिक आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैली विशाल मैदान से परिचित होंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा विशाल देश है यह। ठीक है, और उसमें क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। इस देश में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के भू क्षेत्र हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप यदि मैदानी भागों में रहते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक विशाल मैदान है, आप उससे परिचित हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये आकृतियाँ कौन कौन सी हैं जो पाई जाती हैं? वो हैं पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि ये छोटे छोटे द्वीप भी हैं जो समुद्र में हैं और हमारे देश के वो अभिन्न हिस्से हैं। तो यह देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे देश का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारा देश बना है। तो अब हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि जब भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान, इसका क्या हुआ है, निर्माण जो है विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। एक समय का तो ये बात, एक समय की तो बात नहीं है। अब क्या है कि बहुत सालों यानी कि हजारों लाखों साल पहले इस पृथ्वी की रचना हुई, उसके बाद इसके प्लेट टूटे और अलग अलग तरीके से इनके सभी देशों और महादेशों का विभाजन हुआ। तो ये देखते हैं कि भूगर्भीय कालों के दौरान इसका निर्माण हुआ है। अब इसने इसके ऊंचावाचों को प्रभावित किया है, मतलब कि ये जो ऊंचाई पर रहने वाले, ऊंचाई यानी कि पहाड़ और जो कुछ भी आप ऊंचे स्थान देखते हैं, उनको ये क्या करता है, जिसने इसके ऊंचावाचों को प्रभावित किया है। अब हम देखते हैं कि भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय, अपर्दन, ये जो अन्य ये भूगर्भीय निर्माण तो हैं ही। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है, के द्वारा वर्तमान उच्चवाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। जो विभिन्न प्रकार के आप ऊंचे स्थान देखते हैं वो उनका निर्माण होता है समय के साथ और उनका संशोधन होता है, मतलब उनकी ऊंचाई घटती है, बढ़ती है। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण, इनमें मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, पीछे का क्लास आप जरूर देखते चलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ये जो टर्म मिलते हैं उनको समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें क्या करते हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, यानी हमारे पृथ्वी की संरचना को समझने वाले लोग हैं। ठीक है, भू की आकृति को यानी कि पृथ्वी की आकृति को समझने के वाले जो व्यक्ति हैं वो भूगर्भ शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, जो भूगर्भ का यानी कि भूमि का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या कुछ है उसका जो अध्ययन करते हैं, उनको हम भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये लोग कुछ जो सिद्धांत हैं उन पर, कुछ आधारित सिद्धांतों पर ये उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि इसकी भौतिक आकृति कैसी है। अब इसी तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। ठीक है, ये एक प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है जो कि हेल्प करता है कि यह जानने में कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। ठीक है, यह जो यानी कि सिद्धांत है, इसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ऊपरी परपट्टी जो है इसकी वह 7 एवं जो कुछ छोटी छोटी प्लेटों से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, 7 बड़ी है और उसके बाद क्या देखते हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटों से यह मिल करके बनी है। अब प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो महाद्वीपीय शैल हैं उनमें दबाव उत्पन्न होता है। अब इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। ये जो आप भूकंप देखते हैं और जो यानी कि आप ज्वालामुखी देखते हैं, वो क्या है, प्लेटों की गति के कारण होता है। ठीक है, तो जो सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गति को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या इनका जो गति होता है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है,
ये आगे ऊपर हम देखेंगे, पहले यहाँ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ठीक है। कुछ प्लेट क्या करती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जबकि कुछ प्लेट क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरे प्लेट के नीचे आ सकती है, ठीक है। ये दो मतलब चीज़ें होती हैं। जब एक दूसरे से टकराती हैं, दूसरे के करीब आती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तब क्या होता है, या तो टकरा करके टूट जाएंगी या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकता है। अब कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करती हैं, रूपांतर सीमा यानी कि इनके रूप में अंतर हो जाता है, ठीक है, उस परिसीमा का निर्माण करती है। अब इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, और आया भी है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, हमेशा गति की स्थिति में है, ठीक है। अब उस गति को हम क्या देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये प्लेट जो है, हमारे प्लेट क्या करते हैं, ये देखिए, जब ये प्लेट आते हैं तो क्या होता है कि या तो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ये जो टकरा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये टकरा रहे हैं, ठीक है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये प्लेट जो है वो धंस जाते हैं और एक जो प्लेट है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, इनके ऊपर उठ जाता है। तो ये दो तरीके की बात होती है जब वो करीब आते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जब क्या होते हैं कि यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब देखते हैं कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, उस समय क्या होता है, ये अभिसारी परिसीमा का निर्माण करते हैं और ये क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और जो दूसरा प्लेट है वो पहले प्लेट के नीचे आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये ऊपर चढ़ता है और इस प्रकार से ये नीचे आ जाता है। तो ये जो परिघटना होती है, ये क्या होती है, ये अभिसारी परिसीमा का इसमें निर्माण होता है। अब हम क्या देखते हैं कि अपसारी परिसीमा का निर्माण कब होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि ये या दो प्लेटें हैं, या तो इधर ये जा रही हैं, एक इधर से आ रही है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनमें रगड़ होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या कारण बनती हैं, एक विक्षोभ का, एक वाइब्रेशन का, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस का। तो इस स्थिति में क्या होता है, रूपांतर परिसीमा का यानी कि प्रक्रिया होती है। तो यह हम देखते हैं कि कुछ प्लेट इधर से घिस करके क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है, और एक जबरदस्त कंपन और वाइब्रेशन होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टरबेंस इनके बीच में होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम रूपांतर परिसीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटों की विभिन्न गतियां थी। इन गतियों में क्या होता है, अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतर परिसीमा, ठीक है, ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्लेटें जो हैं वह क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका जो यानी कि पार्ट है, ये लगेगा हिंदुस्तान का पार्ट की, यहाँ से अफ्रीका से ये इधर से आता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है ये। अब यहाँ हम देखते हैं कि आप इस छोटे से द्वीप को देखेंगे, ये है मेडागास्कर, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब इसको देखेंगे, ये अलग हुआ है किससे, तो इसी महाद्वीप से अलग हुआ है, ठीक है। इस महाद्वीप से अलग होने के बाद इसको हम क्या देखते हैं कि आप इस छोटे से भाग को अगर खिसका के इसमें एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और साफ लगता है कि यह इसी का भाग है, ठीक है। तो हमारी जो प्लेटें हैं वो गति करती रहती हैं, पृथ्वी का गति होते रहता है निरंतर आंतरिक रूप से। अब ये प्लेटें धीरे धीरे टूट जाती हैं और टूटने के बाद क्या करती हैं, एक अलग भूभाग का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेटें टूटती हैं और एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें यह दिखाया गया है कि प्लेट की गति की दिशा, किस प्लेट की गति की दिशा कैसी रही, इसको दिखाया गया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से जो एशिया यानी कि महाद्वीप है यह, इसमें आप देख रहे हैं कि भारतीय यानी कि जो भाग है यह इस तरफ से इस दिशा में गति कर रहा है। तो यह कहाँ से, ऐसे यहाँ से गति करता हुआ गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लेटें हैं वो इधर से गति कर रही हैं, ठीक है, यानी कि यूरेशियन प्लेट जो है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट है। और भी इधर से आपका देख रहे हैं कि ये भाग यानी कि ग्लोब में अब जब आप मिलाएंगे तो ये भी यूरेशियन प्लेट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब प्रशांत महासागरीय प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है,
इस प्रकार से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेट हैं, इनके बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं अभी, कि ये क्या होती हैं, गति करती हैं और इनका जो निर्माण होता है इस प्रकार से होता है। अब विनाशकारी प्लेट सीमा क्या है? विनाशकारी यानी कि जो प्लेट सीमा है, आप देखेंगे इस प्रकार की जो आकृति है, ये जो आकृति है इधर आपको दिख जाएंगी। तो ये सभी क्या है? विनाशकारी प्लेट सीमा है। अब निर्माणकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा यानी कि ये जो आप देख रहे हैं निर्माणकारी प्लेट सीमा है, ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है? निर्माणकारी प्लेट सीमा है। अब अनिश्चित प्लेट सीमा, अनिश्चित यानी कि जो डॉट डॉट लाइंस आपको दिख रहे हैं ये अनिश्चित प्लेट सीमा है। ठीक है, यहाँ भी आपको डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये सभी क्या है? एक अनिश्चित प्लेट सीमा है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ यह गति इनका देख लिया आपने कि किस प्रकार से ये गति करती हैं और किस प्रकार से ये अलग हो जाती हैं एक दूसरे से प्लेटें। अब देखते हैं आगे, और ये हमें पता चलता है, क्या आप जानते हैं? तो हम जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारे पर स्थित हैं। कहाँ है? प्लेट का जो किनारा है उस पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अधिकतर क्या है? प्लेट के किनारे पर पाए जाते हैं। कौन? तो विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र। ठीक है, ये प्लेट के किनारे स्थित हैं, लेकिन कुछ जो है वह प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन भूभाग है वह कौन है? अर्थात जो प्रायद्वीपीय भाग है यानी कि गोंडवाना भूमि का यह हिस्सा था। अब गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से शामिल हैं गोंडवाना भूमि में? तो गोंडवाना भूमि में आप यह देख रहे हैं कि बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र इसमें शामिल है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और इसमें दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों है, तथा इसमें अंटार्कटिका भी है। ये सभी क्या है? गोंडवाना भूमि के ही हिस्सा है। अब संवहनीय धाराओं के कारण क्या होते हैं? भूपरपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया इन्होंने। ठीक है, संवहनीय धाराओं ने, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि ये भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, आप जो ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट देखे हैं उसमें आपको यह बताया जा रहा है कि यह इनका क्या होता है कि गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से क्या होता है? अधिक विशाल प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये यानी कि गोंडवाना प्लेट और ये आप देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये गोंडवाना भूमि का ही, गोंडवाना का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। यानी कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, एक टकराती है यानी कि गोंडवाना की, और दूसरी जो है वह टकराती है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, ये हम देखते हैं कि ये जो प्लेट हैं वो टकराती हैं। कौन कौन सी प्लेट टकराती हैं? तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि जो यानी कि गोंडवाना लैंड की भूमि है। ठीक है, यानी गोंडवाना भूमि का जो हिस्सा था वो गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ये संवहनीय धाराओं के कारण क्या करते हैं? भूपरपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया इन्होंने, और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होने लगती हैं। अब उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती हैं। ठीक है, अब यूरेशियन प्लेट से जब टकराती हैं तो इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस जो है वह क्या होता है? भू अभिनति के अवसादी चट्टानों वलित होकर क्या होता है? चट्टान जो है उसका अवसादी चट्टान भू अभिनति के कारण विशाल यानी कि हिमालय का निर्माण करता है तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ये यानी कि ये सभी क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, ये सभी क्या है? यानी कि गोंडवाना भूमि के ही हिस्सा हैं। और भारत को हम क्या देखते हैं? भारत और ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है वो उत्तर दिशा में गमन करने लगती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? इसके बाद आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अपने से
अधिक बलशाली यूरेशियन प्लेट को क्या करती हैं, टकरा जाती हैं। ये यूरेशियन प्लेट है। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये हिमालय का यानी कि निर्माण होता है, वलित पर्वत का, नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे दो प्लेटें हैं, ठीक है, आपने देखा था उसमें ऊपर हमने देखा था कि ये मान लेते हैं दो प्लेट है और ये दो प्लेट टकराती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा और ये ऊपर इधर से आपका एक नीचे धंस जाएगा। तो वही इसी तरह से निर्माण हुआ है, यानी कि ये बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित जितने भी कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, एक बड़े उछाल के साथ ऊपर आ जाएंगे और वो क्या बनते हैं, पहाड़ के रूप में बनते हैं, जो कि हिमालय यानी कि नवीन वलित पर्वत के रूप में इनका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि पर्वतीय श्रृंखला एक विकसित हो जाती है। अब गोंडवाना भूमि क्या है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। ठीक है, ये हम क्या देखते हैं कि जो गोंडवाना भूमि है ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम कि टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होता है। ठीक है, ये जब यानी कि पहाड़ बनता है उसके बाद एक तो क्या होता है कि नीचे धंस जाता है और जो एक है वो ऊपर उठ जाता है पहाड़ के रूप में, और एक नीचे धंस जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक द्रोणी का निर्माण होता है। ठीक है, अब समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। क्या होता है, यानी कि जब कोई नदी बहती है तो क्या होता है कि अपने साथ बहुत सारे अवसाद को लेकर के आती है। ठीक है, उससे यह क्या होता है, धीरे धीरे भर जाता है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विशाल समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, ये जो यानी कि द्रोणी का निर्माण हुआ था वो क्या होता है कि उधर नदियां बहने लगती हैं और वो नदियां बहती हैं यानी कि हिमालय से आने वाली भी नदियां बहती हैं और पठारी यानी कि जो भाग है उधर से भी, दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार है उधर से भी आने वाली नदियां बहती हैं। दोनों क्या करती हैं, वो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उससे इसको ढक देती हैं और यह धीरे धीरे पूरा निक्षेप से ही, अवसादी निक्षेपों द्वारा ही ढक लिया जाता है। अब इस प्रकार से ये जो जलोढ़ यानी कि निक्षेप है उससे निर्मित भूभाग क्या होता है, एक समतल हो जाता है और यही इसी तरह से भारत का जो उत्तरी भाग है उसका निर्माण होता है, उसका विकास हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और ज़्यादा जनसंख्या वाला भी होता है। अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को, हमारी यानी कि हमारे भारत को क्या किया गया है, अलग अलग भौतिक आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब जो भारत की भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि एक जैसी तो भूमि यहाँ पर है नहीं। अब भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। मतलब यह माना जाता था कि यह स्थिर भाग है और यहाँ पर भूकंप बहुत कम आएंगे, लेकिन इधर के जो झटके हैं यानी कि ज़्यादा झटके हम महसूस कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत को इसने गलत साबित कर दिया है। अब हम क्या देखते हैं कि हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वह क्या है, यानी कि ये नवीन है, नए बने स्थलाकृति हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं है, उसका क्या है, अभी विकास हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, हिमालय की ऊपरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये क्या देखते हैं कि युवा है, यानी कि ये इसका अभी विकास हो रहा है। अब उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि मुख्य भौगोलिक वितरण कैसे हुआ है, मुख्य भौगोलिक वितरण का क्या है ये हम अध्ययन करेंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से इसको अलग किया गया है 6 भागों में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं
हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करते हैं और पूरा अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिस क्लास को हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी क्लास के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो इधर उधर से यानी कि कनेक्टेड है, उनको हम पढ़ा करेंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं, ठीक है। यह क्या है, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। अब हम देखते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, ठीक है। यह क्या है, यह हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसको हम क्या देखते हैं कि अत्यधिक असम अवरोध में से एक है, बहुत माने दुर्गम है और इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम इसको क्या है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई को हमने देख लिया। अब पश्चिमी यानी कि जो आप नीचे देखेंगे क्या दिया है, पश्चिमी जो भाग है इसका, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। क्या है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा हम देखते हैं कि पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें क्या देखते हैं कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हम क्या करते हैं, हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन है भाई, तो इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस प्रकार से हम 3 भागों में बांट रहे हैं, तो आप इन तीनों भागों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो हम क्या देखते हैं, पहली जो श्रृंखला में हम बांट रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इनको किस रूप में बांटा गया है, तो इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अब यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं। तो सबसे यानी कि ऊंची ऊंची जो शिखर है वह कहाँ पाए जाते हैं, ऊंचाई वाले शिखर हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाद्री में पाए जाते हैं, यानी कि आंतरिक हिमालय में पाए जाते हैं, यानी कि पाए जाते हैं आपको जो उसकी उत्तरी भाग है उसमें, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे जो अच्छी बात है वह क्या है, इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर हैं, जितने भी मुख्य शिखर हैं वह इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हिमालय के ऊंचे जो कुछ शिखर हैं उनको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, उनकी ऊंचाई के साथ साथ दिया गया है किस देश में अवस्थिति है उनकी। अब हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह है 8848 मीटर, ठीक है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा भारत में स्थित है और 8598 मीटर, ठीक है। देखते हैं मकालू या नेपाल में है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत यह है भारत में और 8126 मीटर। फिर देखते हैं अन्नपूर्णा, यह भी भारत में है और 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत और 7817 मीटर। कामेट को देखते हैं कि भारत में है ये भी और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नामचा बरुआ यह भी भारत में ही है और 7756 मीटर है। अब गुरुला मंधाता यह भी है नेपाल में और इसको हम देखते हैं कि यह 7728 मीटर है। अब हम क्या देखते हैं, महान हिमालय के वलय की आकृति असममित है, ठीक है, असममित है। हिमालय के इस भाग को कोर ग्रेनाइट का बना है, यह जो भाग है इस भाग का कोर ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। यह यह क्या होता है, बर्फ श्रृंखला यहाँ पर हमेशा मतलब यह बर्फ से ढकी होती है। इससे बहुत सी हिमानी प्रवाहित होती हैं, का प्रवाह होता है, बहुत से यानी कि ग्लेशियर है यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं कि हिमाद्री के दक्षिण में, ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में हम क्या देखते हैं कि स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, ठीक है। यहाँ हिमालय या निम्न हिमालय, यह क्या है कि यह हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
इसको हम किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के दक्षिण में यह स्थित है श्रृंखला, और इसको क्या सबसे अधिक असम है, सबसे अधिक अवरोधों वाला है। और हम क्या देखते हैं कि एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से इसे हम जानते हैं। अब इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, क्या है? अधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तक है। ठीक है, तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला भी क्या है? सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगर के लिए जाना जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है? हिल स्टेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से, यानी कि इसका हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब इनकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ठीक है, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध दून हैं जो कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दून हैं ये श्रृंखला में पाए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इसके क्या किया गया है? इसको सीमा जो इसकी है उसको नदी घाटियों की सीमा पर आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। अब हम क्या देखते हैं? उदाहरण के लिए यह देखते हैं कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो नदियों की, यानी कि जो दो नदियों के बीच बहने वाले जो भाग हैं हिमालय के, उसके आधार पर जो विभाजित किया गया है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, तथा काली तथा तीस्ता नदी यानी कि नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो नदी घाटियां हैं, नदियां जो बहती हैं, उसके आधार पर भी हम हिमालय को बांटे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या इसकी स्थिति है इसको हम देखते हैं मैप के हिसाब से। तो यह देखते हैं कि विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको इसमें दिया हुआ है, और हम यहाँ बात करते हैं हिमालय के बारे में। ठीक है, तो ये हिमालय हमारा भारत का ये जो नक्शा दिया हुआ है, भारत का मैप दिया हुआ है, और हम क्या देख रहे हैं कि ये हिमालय इस तरीके से भारत के साथ इसकी जो सीमाएं हैं वो लग रही हैं, और इस प्रकार से ये क्या करती हैं? जो मुख्य भाग है उधर के एशिया के, उससे हमको अलग करती हैं। यानी कि इधर चीन है, तिब्बत, यानी तिब्बत अर्थात चीन ही अब समझ लीजिए इसको, क्योंकि उसने पूरा आधिपत्य जमा रखा है अपना तिब्बत के ऊपर चाइना ने। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये नेपाल, और फिर इधर से हम इसको अलग करता है कौन? चाइना से। तो यानी कि एवरेस्ट और ये जो नेपाल में है, एवरेस्ट कहाँ है? यह नेपाल में है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से, इधर से आप नेपाल का देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा, ये सभी जो क्षेत्र हैं, आप जो भी इधर घाटियाँ जो देख रहे हैं, यानी कि कामेट, नंदा देवी, ये सभी क्या हैं? ये पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, जो कि इस हिमालय में इधर पाए जाते हैं। और बहुत सारे, यानी कि आप देख रहे हैं कि नदियां भी बहती हैं, इससे नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि ये गंगा, यमुना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि निकल रही है नदी, यमुना निकल रही है, गंगा नदी है, फिर घाघरा है, बहुत सारी इसमें से नदियां निकलती हैं। गंडक नदी निकलती है जो ये आकर के गंगा में ही मिलती है, फिर कोसी निकलती है यहाँ से नेपाल से, ये सभी आकर के कहाँ मिलते हैं? ये सभी गंगा में ही मिलती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आप हिमालय, यानी कि एक बहुत ही विशाल पर्वत श्रेणी है, और इसमें बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम इसको यानी कि ऊंचाई के हिसाब से और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके आधार पर बांटते हैं। उसके बाद हम बांटते हैं इसको जो नदियां बहती हैं उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि हमने इसको देख लिया कि किस तरह से विभाजित करते हैं। ये यानी कि ये आप देख रहे हैं ये जो यानी कि कलर है, इसमें क्या देखते हैं कि 1200 से ऊपर यानी कि 1200 मीटर से ऊपर ये जो भाग आप देख रहे हैं भारत की ऊंचाई की दृष्टिकोण से ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सभी भाग जो हैं ये ऊपर के भाग हैं यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन सा जो यानी कि पार्ट था भौतिक आधार पर उसको अध्ययन करते हैं और बाद में हम लोग ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो अब हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से यानी कि ब्रह्मपुत्र से अलग हो रहे हैं हम, और इधर से आप इन सभी जो क्षेत्र हैं इससे अलग होकर क्या बनते हैं। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उत्तरी मैदान है, नदी घाटियों के आधार पर कौन सी नदी कहाँ से निकलती है उस आधार पर हमने बांट रखा है, और इसकी ऊंचाई के अनुसार भी और इसकी जो यानी कि चोटियों की ऊंचाई है उसके अनुसार भी हमने इसको बांट रखा है हिमालय को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी शामिल है। ये इस तरीके से आप इन सभी को याद रखेंगे, बहुत सारा बहुत यानी कि जटिल नहीं है याद रखना आप इनको। अब हम देखते हैं कि जो उत्तरी मैदान है उसको किस तरीके से हमने बांटा हुआ है और इसको क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। ये मैदान क्या है, जलोढ़ मृदा से बना है, विभिन्न नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उससे बनी है। अब हम क्या देखते हैं कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। अब इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, ठीक है। ये जो मैदानी भाग है इसका विस्तार की बात हो रही है कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 मीटर से यानी कि इसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। 240 मीटर के लगभग ये इधर से चौड़ा है, 240 से 320 किलोमीटर यह चौड़ा है। अब यह देखते हैं कि सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्या देखते हैं हम कि ये सघन बसा है, घना बसा है, ठीक है। अब समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। अब हम उस आगे बढ़ने से पहले यह देखते हैं, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। यह क्या है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है, लोग यहां पर रहते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि दोआब किसको हम कहते हैं। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो जिसका अर्थ होता है आप जानते हैं कि दो यानी कि जो गिनती में हम इस्तेमाल करते हैं, और आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ 5 तथा ये जो आब है इसका अर्थ है पानी, ठीक है। यानी कि यहाँ जो आप 5 नदियों का वर्णन आता है उसको पढ़ेंगे, उस हिसाब से इसको पंजाब कहा गया है। अब आगे देखते हैं हम जो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो उत्तर का मैदान है उसको हम 3 उपवर्ग में विभाजित करते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है, ठीक है। जो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग हैं उनको हम क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में हम दोआब की संख्या बहुत अधिक देखते हैं, ठीक है। ये जो मैदानी भाग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोआब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये जो सिंधु का यानी कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं, आपको पता है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दोआब का निर्माण करते हैं। अब गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है, ठीक है। यह देखते हैं कि यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर क्या है, असम में स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस प्रकार से जो मैदानी भाग हैं उनका निर्माण होता है। अब यह हम देखते हैं कि जिस प्रकार से
ये विभिन्न नदियां अपने मैदानों का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये विभिन्न नदियों के जो मैदानी भाग हैं वो मिलकर एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते हैं। अब उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचा वाच्यों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, ठीक है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। अब हम यह देखते हैं कि जब हम एक विशाल मैदान कह देते हैं, ठीक है, उत्तर का विशाल जब मैदान हम बोल देते हैं तो हमको ये लगता है कि अब जो विशाल मैदान कह दिया हमने तो बस सिर्फ मैदान ही मैदान होगा वहाँ, ठीक है, यानी कि एक समतल भाग ही भाग होगा वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैदानी जो भाग हैं इसमें भी विभिन्न आकृतियाँ हैं, ये भी क्या है, विभिन्न आकृतियों से समृद्ध है। यानी कि यहाँ भी ऊंचे कुछ पहाड़ी पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। अब आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये हम देखते हैं कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, ठीक है। अब इसे हम भाबर कहते हैं। ये जो मतलब एक पतली जो इतना 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, गुटिका है, ये जो निक्षेपण करती हैं ये नदियाँ, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक क्षेत्र का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं भाबर, ठीक है। अब सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकलती हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं कि इन नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, निकलने के बाद क्या करती हैं, नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग तराई कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो निर्माण होता था तराई का, उसमें जो जंगल उग जाते थे, अब उसका क्या है कि हमने कटाई कर दिया है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये आप ज्ञात करके जरूर बताएंगे। अब हम क्या देखते हैं कि उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जो उत्तरी मैदान है उसका विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, बहुत पुराने, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उससे बना है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। अब इस भाग को हम भांगर कहते हैं, ठीक है। ये जो वेदिका जैसी जो आकृति है उसको हम क्या कहते हैं, भांगर बोलते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में देखते हैं कि चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यानी कि जो चूनेदार जो निक्षेप पाए जाते हैं उनको हम कंकड़ कहते हैं। अब बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम खादर बोलते हैं, ठीक है। जो यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को हम खादर बोलते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। ये हर साल बदलते रहते हैं, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। मतलब जो यानी कि औषाधी चीज़ें हैं, अवसाद हैं नदियों के, वो आकर के यहाँ पर बह के जमा हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इसको उपजाऊ बनाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं, किस प्रकार से प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार भारत एक मेज की आकृति वाला है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। जब गोंडवाना भूमि टूटी तो उसका यानी कि अलग हुआ, उसके बाद इसका निर्माण हुआ, तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह क्या है, बहुत पुराने भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं, ठीक है। क्या है, इसमें चौड़ी तथा छिछली घाटियां पाई जाती हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार को ये यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का एक संरचना है। अब हम क्या देखते हैं कि जो कुछ भी इससे निर्माण होता है वो हम इसमें क्या करते हैं, संरचना के रूप में पृथ्वी का पढ़ते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि ये क्या है कि इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली पट्टियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्या है, चौड़ी एवं छिछली पट्टियाँ हैं और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग हैं, तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार।
अब हम क्या देखते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे उच्च मध्य उच्च भूमि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मध्य उच्च भूमि का क्या है, तो मध्य उच्च भूमि का है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि। ठीक है, यही है मध्य उच्च भूमि। अब हम आगे देखते हैं कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। ये विंध्य श्रृंखला किससे घिरा है, तो यह दक्षिण में उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट में किससे, अरावली से घिरा है। अब इसके बाद देखते हैं कि पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बालुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है, मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ये किधर बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, ढलान को दर्शाती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। यह कहाँ है, पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है। अब इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इन सभी बातों को, इन सभी यानी कि यह सब जो टर्म मिल रहे हैं उनको जरूर नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, ये यानी कि जो विभिन्न पठार हैं उनको बताया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। इसका जो भूभाग है वह कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। ठीक है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। ये सभी आप जरूर लिखेंगे। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, जो भारत की भौतिक यानी कि जो फिजिकल मैप होता है उस पर आप इसकी स्थिति को ज्ञात करेंगे और पता लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, ठीक है, और कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर कच्चार पहाड़ी के नाम से इसको हम जानते हैं, यह जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। ठीक है, यह क्या है, एक भ्रंश के रूप में छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। और देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। क्या देखते हैं कि गारो, खासी तथा जयंतियां हैं ये पहाड़ियां। अब देखते हैं कि दक्षिण के पठार जो हैं, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। जो पश्चिमी तट है उसके समानांतर स्थित है। ये सतत हैं तथा इन्हें केवल दर्रे द्वारा ही क्या किया जाता है, पार किया जा सकता है। ये जो यानी कि दर्रे पाए जाते हैं बीच में, उनके द्वारा इसको पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। ठीक है, यह इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अब पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ठीक है, यानी कि जो आप पूर्वी घाट देख रहे हैं इसका विस्तार कहाँ है, तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये यानी कि निरंतर नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है, इनको अलग कर दिया है। इसके बाद क्या हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। क्या होती है, यानी कि जब ऊपर उठती है इसके कारण ये वर्षा होती है। उसको क्या करती है, यानी कि जो आप देखते हैं कि संघनित होकर ऊपर उठ जाती हैं और उनको वर्षा की बूंद के रूप में बदल करके पृथ्वी पर लाती हैं, यानी कि इसको टकराने के बाद। अब पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है, बहुत सारे इसके स्थानीय नाम हैं। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। क्या है, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं।
इस भाग के जो शिखर हैं वह ऊंचे हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर, ठीक है। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंचा शिखर जो है वह महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अब पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि पूर्वी घाट है, इसके दक्षिण पश्चिम में कौन कौन सी हैं पहाड़ियां, तो सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है। अब उडमंगलम, ठीक है, उडगमंगलम जिसे हम ऊटी के नाम से जाना जाता है, हम जानते हैं, तथा कोडई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात करें। यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, किस किस सीमा पर है, इसको आप ज्ञात करेंगे और जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसको यानी कि ये जो मिट्टियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, तो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। बहुत साल लग जाते हैं इन सभी मिट्टियों के निर्माण में, क्या होता है, बहुत साल लगते हैं, ठीक है। अब अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है। बीच बीच में क्या है, गैप है, उसके बाद एक पहाड़ी है, फिर बीच में गैप है वो, उसके बाद खंडित है, मतलब कि अलग अलग भाग में है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है, ठीक है। इसका विस्तार अधिक है, लेकिन ये क्या है, खंडित है। अब हम क्या देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल क्या है, भारत का मरुस्थल, तो यह देखते हैं कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, ठीक है, यानी कि इस तरह से एक लहरदार मैदान है, तरंगित मैदान है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। यह जो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है इसमें वनस्पति कम है, यानी कि पेड़ पौधे कम है। अब वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, कुछ नदियां, यानी कि आप देखेंगे नदियों के यानी कि छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, सरिता के रूप में बोलते हैं, ठीक है। अब क्या देखते, कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, ठीक है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लूनी क्या है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब हम क्या देखते हैं कि बरकान, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को हम क्या कहते हैं, बरकान बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। लंबवत टीले जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहां पर पाए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो देखें कि किस प्रकार से इसका यानी कि टिब्बों का निर्माण होता है। अब यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, ये जो टीले हैं वो देख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो जीवन शैली है और मरुस्थल है उसको आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि जो मरुभूमि है वहाँ पर का जो जनजीवन है किस प्रकार से आप देख रहे हैं, यानी कि पानी की किल्लत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो यहाँ की महिलाएं क्या है, पानी यानी कि घड़ा को क्या ही अपने सर पर ली हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि तटीय मैदान किस तरह का है। तटीय मैदान को देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, ठीक है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब पश्चिमी तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, कोंकण, ठीक है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई तथा गोवा, उसके बाद मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। आप इन सभी को जरूर आप नोट्स बनाएंगे, एकदम सीरियसली लेके चलेंगे और जरूर नोट्स बनाते चलेंगे। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, ठीक है।
बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान कैसा है? तो चौड़ा एवं समतल है, विस्तृत है, बड़ा है, वह चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी हैं, ठीक है। कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं चिल्का झील जो है वह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के दक्षिण में स्थित है, महानदी के दक्षिण में यह स्थित है। अब हम देखते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो द्वीप समूहों का कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये द्वीप हैं, यानी कि समुद्र में स्थित हैं। तो देखते हैं, ये एक द्वीप का आपको दिया हुआ है चित्र, आप देख सकते हैं। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप क्या है, स्थिति आप ज्ञात करें और यह पता लगाएं कि यह किधर है, ठीक है। अरब सागर में यानी बंगाल की खाड़ी में किधर है, आप इसको जरूर पता लगाएंगे। ये बहुत बार इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनको आप देखेंगे और जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब हम यह देखते हैं कि द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ठीक है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप। इसके बाद हम देखते हैं कि 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप का क्या राजधानी के रूप में यानी इसको बताया गया है कि कवारती है। अब हम देखते हैं कि इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। अब पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। ये जो पिटली द्वीप है, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं, यहाँ पर क्या है, पक्षी अभयारण्य है, पक्षी। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं, ठीक है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बट गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था कमेंट करने के लिए, आप लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे कि यह किधर है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में है। तो यह आपको अब आंसर देने में आसान हो जाएगा। ऐसे हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आप मैंने बता दिया कि कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है, यानी कि जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ आप देखेंगे फैले द्वीप को, यही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है, ठीक है। तो इसका आप जरूर आंसर देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये जो आपका प्रवाल क्या होता है, प्रवाल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रवाल को यहाँ पर कुछ और जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो जीव जंतु हैं वह बहुत कम समय तक जो समुद्र में रहने वाले हैं वो जीवित रहते हैं, रहने वाले सूक्ष्म प्रणाली हैं जो कि समूह में रहते हैं। ये बहुत सारे एक समूह में रहते हैं, समुद्री जीवों का एक समूह है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवाल पॉलिप्स। कम समय तक जीवित रहने वाले समूह प्राणी हैं, सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। इनसे क्या होता है स्राव? कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं। ये बहुत बड़े टीले के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका, ठीक है, इनका जो प्रकार है वह पहला है प्रवाल रोधिका, फिर दूसरा तटीय प्रवाल भीति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसी प्रकार का है, ठीक है, वह क्या है, यानी कि प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको समझ गए होंगे और हमने इनको पहले भी देखा है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मतलब द्वीप हैं, इधर क्या होता है, मत्स्य यानी कि मछली का व्यवसाय बहुत ज़्यादा चलता है। इधर लोग यानी कि हमारे यहाँ के मछुआरे हैं वो जा करके मछली मारते हैं, ठीक है। और इन द्वीपों पर ये जो जीव जंतु होते हैं उनकी विविधता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंसान बहुत कम रहता है और
उनको विक्षोभ करने के लिए यानी कि डिस्टर्बेंस करने के लिए कोई वहाँ उपस्थित नहीं होता है, तो वह वहाँ पर प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, पनपते हैं। तो इस प्रकार से अब आप ये देख रहे हैं कि यह चैप्टर हमारा क्या समाप्त हो चुका है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ देता हूँ, जो कि आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है वह क्या होता है? तट होता है, प्रायद्वीप होता है, द्वीप होता है, इनमें से कोई नहीं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इन सभी चैप्टर्स को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर पढ़ कर इनको हल करेंगे और लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।